सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 साथ ही साथ जो नियुक्त सहायक शिक्षक हैं, कार्यरत सहायक शिक्षक हैं, सीजीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम साथियों के लिए आज की हमारी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस सेशन में हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिकरण, उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत हम यही करते हैं। सबसे पहले बुद्धि की बात करूं, इसके पहले सामाजिकरण को थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए। सामाजिकरण समाजीकरण की जब बात आती है, सोशलाइजेशन की बात आती है, तो समाज, जब कोई भी बच्चा समाज में समाज के लोगों के साथ, समाज के लोगों के बीच में जाकर सीखता है तो उसको क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज के द्वारा सीखता है। अर्थात जब बच्चा चार समाज के लोग या चार के बीच में, चाहे वो समाज के लोग हो सकते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, अर्थात जो समाज के लोगों, अपने दोस्तों के बीच में रहकर जब सीखता है तो वही कहलाता है हमारा सामाजिकरण। ठीक है, और सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलते रहता है, जीवन भर चलते रहता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं जब सामाजिकरण की बात आती है तो व्यक्ति समाज में ही रहता है और समाज में रहकर ही वह बहुत कुछ सीखता है, सामाजिक प्रतिमान को ग्रहण करता है, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है, समाज में कैसे बात करना है, वो तमाम चीज़ें समाज में रहकर ही एक बच्चा सीखता है। सामाजिकरण की जब बात आती है तो सामाजिकरण की इकाई की बात आती है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, आपके जो क्वेश्चन हैं सामाजिकरण के इकाई से ही रिलेटेड आते हैं। तो सामाजिकरण की कई सारे इकाई हैं और सामाजिकरण की इकाई में पाठशाला आता है, विद्यालय आता है, अध्यापक आता है, खेल आता है। अर्थात सबसे पहले सामाजिकरण का गुण जो है बच्चे में कहाँ से विकसित होता है? तो वो है परिवार, क्योंकि परिवार में बच्चा अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी के बीच में रहता है। तो सबसे पहला सामाजिकरण का जो गुण है बच्चों का परिवार से ही आता है। जैसे वो परिवार से आगे निकलता है, विद्यालय जाता है, तो वह विद्यालय जाने के बाद में विद्यालय से फिर उनमें जो है सामाजिकरण के गुण विकसित होने लगता है, अध्यापकों के बीच में उसमें होने लगता है। खेल के मैदान में जब बच्चा खेलता है अन्य दोस्तों के साथ में, तो वहाँ पर भी जो है सामाजिकरण के गुण उनमें विकसित होने लगता है। तो इस तरह से जो है सामाजिकरण की ये सभी इकाइयाँ हैं, जिसमें परिवार, विद्यालय, अध्यापक, खेल का मैदान, ये तमाम चीज़ें जो है सामाजिकरण के इकाई के अंदर आता है। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिकरण के इकाइयों के प्रकार। अब सामाजिकरण के जो इकाई है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सामाजिकरण की बात करते हैं तो दो प्रकार की यूनिट कार्य करता है, दो प्रकार की इकाई कार्य करता है, दो प्रकार की एजेंसी कार्य करता है। सबसे पहले आता है सक्रिय एजेंसी और दूसरा होता है निष्क्रिय एजेंसी। इन दोनों की बात करूं, सबसे पहले देखिए सक्रिय एजेंसी क्या होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा परिवार में जन्म लिया, परिवार का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। जैसे ही बच्चा अपने दोस्तों के बीच में गया तो दोस्तों का प्रभाव शुरू हो गया। जैसे बच्चा आस पड़ोस में खेलना शुरू किया, आस पड़ोस का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। जैसे बच्चा अपने रिश्तेदारों के बीच में जाता है तो रिश्तेदारों का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। ये डायरेक्ट प्रभाव है जो कि किसी बच्चे में हमको दिखाई देता है। लेकिन निष्क्रिय एजेंसी की बात करूं, निष्क्रिय एजेंसी में डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पुलिस स्टेशन मैंने कहा, तो पुलिस स्टेशन में बच्चा डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप कुछ गलत काम कर दोगे, पुलिस स्टेशन जाओगे, तमाचा पड़ता है, तब कहीं जा करके आप में बदलाव आता है, आप में गुण विकसित होता है। तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये निष्क्रिय एजेंसी इसीलिए कहलाता है। इसी तरह से सार्वजनिक पुस्तकालय है, जब आप पुस्तकालय जाते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, तब कहीं आप में गुण विकसित होता है। इसी तरह से रेलवे स्टेशन का भी हाल है। तो ये सभी निष्क्रिय एजेंसी के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिकरण से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीजीटेट 2026 की परीक्षा में बनेगी ही, तो आप सामाजिकरण को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा बुद्धि से कम दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उसको भी याद रखना है। फिलहाल निष्क्रिय और सक्रिय एजेंसी आपको समझ में आया होगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात कर लूँ तो सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, तो देखिए एक चीज याद रखना, जो सामाजिकरण है, बालकों के सामाजिकरण शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। जी हाँ,
बालकों का जो समाजीकरण है शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, याद रखेंगे इसको। समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, पालन पोषण आता है, सहयोग की भावना आती है, अनुकरण आता है, पुरस्कार और दंड भी आता है, क्योंकि जब आप पालन पोषण करते हो तब समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आई होप समाजीकरण आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे बुद्धि की, बात करेंगे इंटेलिजेंसी की, कि आखिर ये बुद्धि क्या होता है। देखिए, बुद्धि जिसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंसी कहा जाता है, बुद्धि अर्थात दिमाग से है, बुद्धि अर्थात मानसिक योग्यता से इसका संबंध होता है। बुद्धि जो है बहुआयामी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, जितने भी बिंदु मैं बुद्धि से रिलेटेड अभी बता रहा हूं, याद रख लेंगे, माइंड में रख लेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी बिंदुओं से होकर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, बुद्धि जो है बहुआयामी होती है, कई सारे आयाम होते हैं। और एक चीज याद रखना, चाहे आप खेल कूद में उपयोग करें वही बुद्धि उपयोग होता है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे नाटक करना हो, क्या एक्टिंग करना हो, सभी कार्यों में बुद्धि ही उपयोग होता है। इसलिए बुद्धि को हम बहुआयामी कहते हैं। याद रखना, बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, समस्या समाधान में मददगार। मैंने अभी कहा, जब कोई हमारे सामने समस्या आती है, उनको सुलझाने का काम कौन करता है, तो हमारी ये बुद्धि ही करता है। इसलिए बुद्धि को ही समस्या समाधान में मददगार कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा आता है कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। जो हमारी बुद्धि होती है, कठिन योग्यताओं का सेट होता है। कई सारे बुद्धि में कई सारे पॉइंट, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, तो कैसे वो कई योग्यताओं का सेट होगा उसको और आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन इन बिंदुओं को आपको बिल्कुल याद रखना है कि कठिन योग्यताओं का एक क्या होता है, सेट होता है। इसके अलावा बुद्धि जो है मानसिक क्षमता भी है। मैंने अभी कहा मानसिक कार्य करते हैं, मानसिक मतलब दिमाग से रिलेटेड। अब जहां पर भी दिमाग से रिलेटेड काम आता है वहां पर बुद्धि ही आती है, इसलिए मानसिक क्षमता भी कहलाता है बुद्धि। इसके अलावा बुद्धि परिवर्तनशील होता है। जी हाँ भाई, कोई काम हमने सीखा है, मान लीजिए हमें साइकिल चलाना आता है, लेकिन थोड़ा हम बड़े हुए तो हमको बाइक चलाना आ गया, अर्थात जो बुद्धि हमें आई थी, जो ज्ञान हमें मिला था, उस ज्ञान में परिवर्तन हो गया, उस बुद्धि में परिवर्तन हो गया। इसलिए बुद्धि क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और है, बुद्धि अनुकूलन पर मददगार होता है। कैसे अनुकूलन पर मददगार होगा, मान लीजिए आप गर्म इलाके में रहते हैं, अगर आपको अनुकूलन अर्थात किसी ऐसे जगह पर रहना है जहां का वातावरण आपसे डिफरेंट है जो आप रह रहे होते हैं, ऐसे में जो है आपको वहां पर ढालना होता है, उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आपको ढालना होता है, और ये काम करता है बुद्धि। जी हाँ, बुद्धि ही आपको जो है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढालने का काम करता है। तो ये बुद्धि के अलग अलग पॉइंट है और इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। अभी हमने बुद्धि को तो जान लिया, बुद्धि के क्या प्रकार होते हैं। तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्हीं थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, अर्थात बुद्धि को 3 भागों में ये बांटा हुआ है। क्या क्या है देखो, पहला आता है साथियों आपका मूर्त बुद्धि, दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा आता है हमारा सामाजिक बुद्धि। इन तीनों बुद्धि को मैं अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मूर्त और अमूर्त क्या होता है, क्योंकि ये 2 चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त क्या होता है, मूर्त अर्थात देखिए, जितने भी हमारे नए शिक्षक साथी हैं, सर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक उनको मूर्त और अमूर्त चीज़ों में बहुत सारे शिक्षकों को पता नहीं रहता है, या नए सीजीटेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनको भी पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मूर्त, मूर्त मतलब होता है ठोस, अर्थात जब बच्चों को ठोस वस्तुओं का उपयोग करके सिखाया जाता है। जैसे अक्सर आप देखे होंगे ना, जो पहली कक्षा है उसमें क्या होता है, बच्चे के सामने जैसे आके अनार बच्चों को सिखाना है तो पहले उसको खिलौना टीएलएम के रूप में अनार का वो टीएलएम कहना चाहिए खिलौना रहता है उनके पास, अर्थात वो ठोस रूप में बताएगा, देखो बेटा ये अनार है, ये आम है, ये इमली है ना, इस तरह से, अर्थात उसको ठोस रूप में उसको बताया जाता है, सामने दिखाकर बताना या ठोस रूप में बताना, वही क्या कहलाता है, हमारा मूर्त कहलाता है। अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में कल्पना करके बता देना, वो कहलाता है अमूर्त। ठीक है, तो ठोस, यहाँ पर मूर्त और अमूर्त आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इनके प्रकार पर बात करें, तीनों प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। देखिए मूर्त बुद्धि,
इसको हम अंग्रेजी में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य जो ठोस रूप में हमारे सामने हो। मैंने अभी वही चीज कहा कि जो चीजें ठोस रूप में हमारे सामने होती है, अर्थात अब ठोस रूप में कब, जब उसको बच्चा क्या कर रहा होता है, देख पा रहा होता है ना। जब बच्चा उसको देख पा रहा होता है तो वही ठोस रूप है। अब बच्चा क्या करता है, जब किसी चीज को बच्चा देखकर सीख रहा है, चीजों को देखकर वो समझ पा रहा है, चीजों को देखकर वो प्रतिक्रिया दे पा रहा है, बौद्धिक प्रतिक्रिया दे पा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, ठोस, इसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है। जैसे मैकेनिक, यदि आपको मैकेनिक का काम सीखना है, यदि किसी व्यक्ति को मैकेनिक का काम सीखना है तो ठोस रूप में वो सामने देखेगा तभी सीखेगा। साइकिल चलाना सीखना है मान लो, तो भाई जब आप साइकिल को देखोगे नहीं तो थोड़ी सीख जाओगे जी, तो नहीं सीखोगे, है ना। तो उसको आपको ठोस रूप में आपके सामने देखना होगा। तो ये जो है, जितने भी हम ठोस रूप में हमारे सामने देखकर सीखते हैं, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, ये सभी किसके अंदर आता है, आपका मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। क्लियर है। चलिए, अमूर्त बुद्धि, मैंने अमूर्त की भी बात की है। अमूर्त मतलब कल्पनाओं पर आधारित, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंसी में जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, मैंने वही चीजें कहा, केवल ये कल्पना पर आधारित होता है। तो जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, हम केवल भावना और विचारों पर आधारित ये होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, कवि क्या कविता लिखते समय उसके सामने नजर आता है क्या, क्या वो ठोस रूप में उसको देख पाता है क्या, नहीं। वो तो केवल अपने मानसिक कल्पनाओं के आधार पर कविता की रचना कर देता है। तो ऐसे जो है बुद्धि किसके अंतर्गत आता है, आपके अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे डॉक्टर, भाई डॉक्टर के सामने वो बीमारी दिखाई देता है क्या ठोस रूप में, नहीं। वो तो केवल टेस्ट के माध्यम से एक अनुमान लगाता है कि इसमें ये प्रकार के डिसीज है, क्योंकि इसमें ये लक्षण सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। उसके आधार पर एक डॉक्टर जो है बता देता है कि उनको टाइफाइड है कि मलेरिया है ना। तो कोई भी इशू है, कोई भी उनको डिसीज है, तो वो बता देता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अमूर्त बुद्धि में आता है। इसी तरह से एक पेंटर, एक चित्रकार जो है कल्पना का उपयोग करके तरह तरह के चित्र का निर्माण कर देता है। तो ये भी जो है अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आता है हमारा सामाजिक बुद्धि, जिसको सोशल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। देखिए, सामाजिक बुद्धि क्या होता है, जो व्यक्ति, जो बच्चा, या जो व्यक्ति कहें, बच्चा तो एक छोटे हो जाएगा, तो जो व्यक्ति समाज से भी होता है, अर्थात जिनका समाज में ज्यादा जो है झुकाव होता है, समाज की ओर ज्यादा झुकाव होता है, समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, उसमें जो बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऐसे लोग क्या होते हैं, नेता बन जाते हैं, समाज सेवी बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, व्यवसायी बन जाते हैं। ऐसे में देखो भाई, बच्चों की झुकाव जो है जिस क्षेत्र में होगा ना, हम उसके हिसाब से क्या कर पाएंगे, उसको डिवाइड कर पाएंगे कि बच्चे में इस प्रकार की बुद्धि हमको ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये बुद्धि के 3 प्रकार जो थॉर्नडाइक ने बताया है, अनेक वैज्ञानिकों ने बुद्धि को और कई प्रकारों में बांटा है, हम उनको भी आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। बुद्धि से रिलेटेड हर वो टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम एक और वीडियो से आपको अवगत कराएंगे, और एक और वीडियो के माध्यम से आपको पूरी टॉपिक कराएंगे साथियों। लेकिन आपको पूरा हम बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं वो कराएंगे, क्योंकि आपका 2 नंबर तो आप मान के ही चलो बुद्धि वाले टॉपिक से, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। चलिए, बुद्धि के बाद आप बात करें हम बुद्धि लब्धि की। बुद्धि लब्धि, जिसको इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट बोला जाता है, या इसको कहें IQ। क्या बोला जाता है भाई, IQ सुने होंगे ना। उसका IQ लेवल कम है, उसका IQ लेवल बहुत ज्यादा है ना। तो क्या होता है वो IQ लेवल, यही तो बुद्धि लब्धि है मेरे दोस्तों। IQ को ही बुद्धि लब्धि कहा जाता है। क्या है, बात करेंगे। देखो, जब मनुष्य में बुद्धि आई तो भाई कोई भी चीजें आता है, कोई सामान आता है, तो उसको मापने का पैमाना भी आता है ना। इसी तरह से जब बुद्धि आई तो बुद्धि को मापने के लिए कई टेस्ट किया गया, कई परीक्षण किया गया कि कैसे हम जाने कि उनमें कितना बुद्धि है ना। और उसी के लिए जो है बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले एक परीक्षण किया गया, जिसको बिने तथा साइमन ने 1905 में किया। बुद्धि को मापने के लिए किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है उसको मापने के लिए सर्वप्रथम एक परीक्षण किया गया।
पहला बुद्धि परीक्षण था जिसे साइमन तथा बिने ने 1905 में किया। इसे साइमन बिने का बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया, जो 1905 में हुआ था। उसके बाद इसमें एक संशोधन हुआ और संशोधन करने वाला मनोवैज्ञानिक था टर्मन। और टर्मन ने संशोधन करते हुए जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1916 में फिर संशोधित रूप दिया। किसमें? टर्मन ने। ठीक है, तो सबसे पहले बिने साइमन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, उसके बाद टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब टर्मन ने जैसे ही 1916 में संशोधित रूप दिया तो उन्होंने एक फार्मूला बताया, एक सूत्र बताया। वो सूत्र है बुद्धि लब्धि निकालने का, कि किसी बच्चे में कितना आईक्यू लेवल है, कितनी बुद्धि है, उसको मापने के लिए एक फार्मूला बनाया। कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, अर्थात बुद्धि लब्धि जब आपको निकालना है, आपको यदि आईक्यू निकालना है तो आप उनकी मानसिक आयु कितनी आएगी, उनकी वास्तविक आयु, मान लो वो बच्चा 15 साल का है तो उसके 15 साल उनकी मानसिक आयु जितना होगा उनको ऊपर में रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो उसकी सही आईक्यू का मान निकल जाएगा। ये फार्मूला किसने बताया? तो टर्मन ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो, अब चूंकि हमको बुद्धि लब्धि निकालने के फॉर्मूला तो हमको पता चल गया, लेकिन अब जो है कितनी बुद्धि लब्धि वाला बालक अच्छा है, कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालक की बुद्धि कम होती है, मंद बुद्धि है, ऐसे कौन से बुद्धि वाले बालक हैं जो मेंटली बहुत प्रिपेयर नहीं हो पाते, तो उसका भी अलग अलग डायमेंशन बनाया है, अलग अलग माप बताया मनोवैज्ञानिकों ने। तो देखिए वो क्या माप है। एक तरफ बुद्धि लब्धि का मान दिया हुआ है, आईक्यू का मान, और बौद्धिक स्तर। देखिए ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 100 आईक्यू लेवल तक होती है, ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 100 होती है, वे जड़ बुद्धि बालक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे न तो अपने दम पर अपने हाथ से कुछ काम कर पाते हैं, न खा पाते हैं, न पी पाते हैं, न कपड़े पहन पाते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते। क्यों? ऐसे बच्चे जो है पूर्णतः अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। वो बड़े हो जाते हैं फिर भी वो माता पिता पर ही डिपेंड रहेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे कुछ भी काम अपने दम पर नहीं कर पाते हैं। वो मेंटली बहुत ही प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, बहुत ही लो लेवल की उनकी आईक्यू हो जाती है। ठीक है, सेकंड आता है 25 से 50 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो हीन बुद्धि वाले बालक कहलाता है। 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो मूर्ख बुद्धि वाले बालक की श्रेणी में आता है। 70 से 90 जिनकी आईक्यू लेवल होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो मंद बुद्धि बालक होते हैं। ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देकर सुधारा जा सकता है। इसके अलावा 90 से 110 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो जो है सामान्य बुद्धि के बालक कहलाते हैं। 110 से 125 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो श्रेष्ठ बुद्धि के बालक कहलाते हैं। 125 से 140 बुद्धि लब्धि वाले प्रखर बुद्धि के बालक कहलाते हैं। और 140 से ऊपर जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और 140 प्लस वाले बुद्धि लब्धि के बालक विरले ही देखने को मिलते हैं। सुनाई ये दे रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी की जो बुद्धि है 140 से ऊपर रहा है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहे हैं, इसलिए समय से पहले ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये है बुद्धि लब्धि का मान और बौद्धिक स्तर। और इसी के आधार पर जो हमने जो फॉर्मूला अभी बताया है, ठीक है, बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, और उसी से जो मान आएगा, चाहे 70 आए 80 आए, तो इसको इसी बुद्धि लब्धि के मान से जोड़ना है और फिर बता सकते हो कि बच्चे कौन से बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आता है, बच्चा वास्तव में सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे बुद्धि की माप। अब बुद्धि लब्धि को हमने तो बता दिया, लेकिन उसको मापते कैसे हैं? मापन के लिए हमने फॉर्मूला भी याद कर लिया। अब उसको मापने का कोई तरीका तो होगा, कोई टूल्स होंगे या कोई भी तरीका होगा। जैसे वजन को नापने के लिए किलोग्राम से नाप सकते हैं, हाइट को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, फीट से नाप सकते हैं। इसी तरह से कई सारे तरीके हैं। तो देखिए, अब बुद्धि की माप की बात हो रही है। जब बात होती है बुद्धि की माप की, बुद्धि की माप परीक्षण द्वारा की जाती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा, क्या ये वजन थोड़ी है कि इसको किलो बाट ला के बुद्धि को माप सकते। तो सुनने में आता है कि ऐसे हंसी मजाक में कि 2.5 पाउंड के तो है दुर्बुद्धि, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। क्या होता है असल में बुद्धि की माप, कैसे बुद्धि का परीक्षण करते हैं?
तो बुद्धि को परीक्षण करने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि परीक्षण बताया है, इसमें से प्रमुख आता है विने साइमन का बुद्धि परीक्षण, इसमें से आता है वेस्लर का बुद्धि परीक्षण, कैटेल का बुद्धि परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का बुद्धि परीक्षण। चूंकि इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, केवल आप यही याद रखेंगे जब आपके प्रश्न आते हैं तो केवल बुद्धि परीक्षण कौन कौन सी विधियां हैं, 4 विधियां मैंने आपको बता दिया है, माइंड में रखना है। विने साइमन का बुद्धि परीक्षण, वेस्लर का बुद्धि परीक्षण, कैटेल का बुद्धि परीक्षण और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण महत्वपूर्ण 4 हैं, याद रखेंगे भाई। चलिए अब बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत की। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहले आता है बुद्धि के ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको आपको याद रखना है, और यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीजीटेट 2026 हो, शिक्षक भर्ती हो, पूछे जा चुके हैं। देखिए भाई, बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत में एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत और प्रतिदर्श नमूना का सिद्धांत। ठीक है, एक कारक, द्विकारक, और याद रखना लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, एक कारक में कौन आएगा, द्विकारक में कौन आएगा, बहुकारक या समूह कारक में कौन आएगा, लोग यही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो गुरुजनों आपको याद रखना है। देखो, एक कारक का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत को दिया था बिने ने। किसने दिया था भाई? इस सिद्धांत को बिने ने। तो एक कारक सिद्धांत को बिने ने दिया है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कारक सिद्धांत को देने वाले हैं, सिद्धांत दाता है बिने, और बिने ने बताया कि सभी मनुष्य में, सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। बिने ने क्या कहा? एक कारक सिद्धांत दिया कि बुद्धि के केवल एक ही कारक होते हैं। आप खेल रहे हैं तो वही बुद्धि काम आएगी, आप गणित बना रहे हैं वही बुद्धि काम आएगी, आप बोल रहे हैं वही बुद्धि काम आएगी, जब आप साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तब भी वही बुद्धि काम आएगी। एक ही बुद्धि होता है, एक ही कारक होता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो काम आता है। ये कहा था बिने ने, किसमें? एक कारक सिद्धांत में। उसके बाद आता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत में इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है स्पीयरमैन है। याद रखना, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। और स्पीयरमैन ने क्या बताया था कि जो बुद्धि है 2 कारक से मिलकर बना है, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक कारक में बुद्धि एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जब बात आई द्विकारक का, स्पीयरमैन ने जब दिया, उन्होंने ये कहा कि बुद्धि 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, 2 कारकों से मिलकर बना होता है। इन्होंने 2 कारक कहा और 2 तत्व कहा, एक तो सामान्य बुद्धि और दूसरा कहा इन्होंने विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि जिसे जी कारक कहा और विशिष्ट बुद्धि जिसे एस कारक कहा। अब यहाँ पर जो है सामान्य बुद्धि जिसको जी कारक कहा जाता है, तो हर व्यक्ति की बुद्धि जन्मजात होती है। जी कारक, जो सामान्य बुद्धि की बात कहा स्पीयरमैन ने, तो उसने कहा एक सामान्य बुद्धि हर व्यक्ति में होती है, जन्मजात बुद्धि होती है, और प्रत्येक में ये अलग अलग होती है, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। तो एक बुद्धि होती है जो सामान्य बुद्धि कहते हैं, वो हर बच्चे में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में जन्मजात विराजमान रहता है, जन्म से ही उसके अंदर में होती है। दूसरी बुद्धि होती है विशिष्ट बुद्धि। अरे जो विशिष्ट बुद्धि है वो जन्म से नहीं रहता, बल्कि इसको अर्जित किया जाता है। और अर्जित करने वाली बुद्धि, स्पेसिफिक जो बुद्धि है, एस जिसको कहा जाता है, एस कारक जिसको कहा जाता है, विशिष्ट बुद्धि है। और जैसे एक बच्चा जन्म से थोड़ी बहुत तो ज्ञान होती है उसमें, लेकिन वो बड़ा होकर वो साइकिल चलाना सीखा, वो विशिष्ट बुद्धि हो गया। बड़ा होकर वो बढ़ाई का काम सीख गया, विशिष्ट बुद्धि हो गया। बड़ा होकर वो एक अच्छा मूर्तिकार हो गया, विशिष्ट बुद्धि है। बड़ा होकर के वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, अच्छे अच्छे पद के लिए वो अच्छा कलाकार बना, तो वो क्या अंतर आएगा? वो तो आपका विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत, जिसे बच्चा क्या किया है? एक्वायर किया है, अर्जित किया है। ठीक है, तो ये होगा 2 प्रकार के, जो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के 2 तत्व बताए हैं। अब आता है तीसरा इसमें समूह कारक का सिद्धांत। तो बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, इसको याद रखना। बुद्धि के जो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन है। और थर्स्टन ने बताया कि जो बुद्धि है कई सारे कारक से मिलकर बना है। देखो, एक कारक सिद्धांत में केवल एक ही कारक बताया बिने ने, द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताया, एस कारक और जी कारक। लेकिन जब समूह कारक की बात आई तो थर्स्टन ने
कई प्रकार के कारण बताया, अर्थात कई प्रकार के तत्व, कई प्रकार के कारक बताया समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत। किसने? आपका थर्स्टन ने। ठीक है, अब बुद्धि कई योग्यताओं का मिश्रण होता है और इन्होंने क्या किया? बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का मिश्रण बता दिया। किसने? थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बुद्धि 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं से मिलकर बना होता है। कैसे कैसे? देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा संख्या योग्यता। जब जो है गणितीय कार्य कर रहे होते हैं तो संख्या योग्यता की बुद्धि काम करती है। मानसिक योग्यता, मौखिक योग्यता, जब हम बोल रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं तो मानसिक योग्यता, मौखिक योग्यता काम करती है। जब हम अनुमान लगा रहे होते हैं तो अनुमान योग्यता काम करती है। जब हम कुछ याद कर रहे होते हैं तो रटंत या स्मृति योग्यता काम आती है। जब हम कुछ तर्क वितर्क कर रहे होते हैं तो तार्किक योग्यता काम आती है। जब भाषा में किसी से बात कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे भाषा का उपयोग, तब भाषा प्रवाह की योग्यता आती है। और जब हम प्रत्यक्षीकरण की बात आती है तो ये भी एक योग्यता, अर्थात 7 प्रकार की बुद्धि की योग्यता जो कि थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत दिया है। याद करना, समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रकार के बुद्धि के कारक होंगे जो कि थर्स्टन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं बुद्धि के जो अन्य कारक आता है उसमें। देखो, अब बुद्धि के अन्य कारक में आता है आपका गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अब गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत बात करें, देखो गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत याद रखना। अब बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? प्रश्न आपके बनते हैं, गिलफोर्ड ने दिया है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादक किया और इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं, इसीलिए उसी के नाम पर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत नाम दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, जो है इन्होंने अर्थात गिलफोर्ड अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 प्रकार के मानसिक योग्यता का उपयोग करके इनके आधार पर एक बुद्धि की संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, इस सिद्धांत को त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 3 श्रेणी में बुद्धि के कारकों को बांटा। क्या क्या 3 श्रेणी बताया? एक तो विषय वस्तु बताया, दूसरा संक्रिया बताया और तीसरा उत्पाद बताया। अर्थात सबसे पहले कोई विषय वस्तु, कोई टॉपिक आया, उस पर कार्य किया गया और कार्य करने के परिणाम स्वरूप एक प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, उत्पाद बन के तैयार हुआ, अर्थात कुछ उसमें क्या हुई? रिजल्ट, निष्कर्ष आया। ठीक है, अब गिलफोर्ड के सिद्धांत में 5 प्रकार के समूह बौद्धिक योग्यताओं को लेकर बताया। एक कहा संज्ञान, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा स्मृति और 5वां है मूल्यांकन। देखिए, इसमें अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इसको लेकर मैं और डिटेल्ड आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो गिलफोर्ड ने जो कहा था उस पर मैंने बात किया। आगे बात करेंगे अब हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं, यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आए हैं और कभी कभी ये भी आता है जो हावर्ड गार्डनर के जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है अब उसको ऑप्शन में रख दिया जाता है और उनमें से एक को हटा दिया जाता है, उसके जगह में कोई नए शब्द डाल दिया जाता है। आपको पूरे जो प्रकार हैं उनको याद रखना है, क्योंकि जो हटाए हुए पूछे इनमें से कौन सा हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बनाए जाते हैं। अगर आपने बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर को अच्छे से पढ़ा है तभी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए आपको और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हावर्ड गार्डनर की। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत दिया। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में ये स्पष्ट है कि जो बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी है। अर्थात हावर्ड गार्डनर ने भी ये क्लियर किया, ये सिद्ध किया, ये बताया, ये सिद्धांत दिया कि बुद्धि भी कई कारकों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया हावर्ड गार्डनर का, तो शुरुआत में उन्होंने केवल 7 प्रकार के ही बुद्धि का वर्णन किया था, लेकिन बाद में 1998 में 8वां प्रकार के बुद्धि को और जोड़ दिया गया और 2000 सन में 9वां प्रकार के बुद्धि को फिर से जोड़ दिया गया और वर्तमान में अगर हम कहें तो हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं। याद रखना,
जब पहली बार इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था तो केवल 7 प्रकार के सिद्धांत दिया था। उसके बाद 1998 में 2 प्रकार, एक सिद्धांत जुड़ा, फिर सन 2000 में पुनः एक सिद्धांत। इस तरह से वर्तमान में 9 प्रकार के बुद्धि के कारक जो है हावर्ड गार्डनर ने दिया है। अब इन्हीं कारकों पर बात करें एक एक करके। देखो, सबसे पहले भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि जिसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी का नाम दिया जाता है। अब ये क्या होता है? तो इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिस व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि। देखो, ऐसे व्यक्ति जिसमें भाषाई बुद्धि ज़्यादा होती है, अर्थात अब भाषाई बुद्धि ज़्यादा, जिसको बात करने की कौशल हो, बात करने में वो महारत हो, अर्थात बढ़िया गुटकार हो, बढ़िया लपरहा, है ना भाई। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी भाषाई बुद्धि अच्छा हो, अब वो या तो वकील बन सकते हैं, क्योंकि वकील बनने के लिए आपको बातूनी होना चाहिए। वकील बनने के लिए आपको भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जिन बच्चों में भाषाई बुद्धि अधिक होती है वो या तो वकील बनते हैं या कवि बन जाते हैं। और कवि जब आप बनोगे ना तो नए नए शब्दों को पिरो कर आपको कोई रचना करना होता है, तो इसके लिए भी जो है अच्छी भाषा में पकड़ होना आवश्यक है। इसी तरह से पत्रकार भी बन जाते हैं, क्योंकि आपको अखबार या न्यूज लिखना होता है। ऐसे में ये जितने भी पेशा है जिसमें भाषाई बुद्धि होगी, इस पेशा को वो अपनाता है। ठीक है। सेकंड बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे तार्किक गणितीय बुद्धि। भाई नाम से स्पष्ट हो जाता है, थ्योरी पर हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जिसमें तार्किक योग्यता अधिक हो, गणितीय कार्य करने की योग्यता अधिक हो, कोई भी कार्य पर तर्कपूर्ण सोच करता हो, अर्थात गणितीय तरीके से सोचता हो, ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे बड़ा होकर के क्या हो जाते हैं? या तो अकाउंटेंट बन जाते हैं, या बैंकर बन जाते हैं, या वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। ठीक है, जिनमें तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होती है, लॉजिकल मैथ्स इंटेलिजेंसी अधिक होती है। थर्ड पॉइंट आता है स्थानिक बुद्धि। देखिए, स्थानिक बुद्धि क्या होता है? स्थानिक मतलब अमूर्त तथ्य के आधार पर एक मानसिक छवि का निर्माण करना, वो कहलाता है स्थानिक बुद्धि। तो विजुअल या स्पेक्चुअल ये होता है स्थानिक में। देखो, जो चीजें हमारे सामने नहीं होता, जो चीजें व्यक्ति के सामने नहीं है, उसके बारे में वो कल्पना करके निर्माण कर सकता है। अर्थात ये एक तरह से अमूर्त भी कहते हैं, अमूर्त बुद्धि। तो देखो, इसमें जैसे मूर्तिकार हो गया, आप उसको मूर्तिकार को कहेंगे कि एक अच्छा से मूर्ति आपके सामने, आप उसको बिना फोटो दिए भी अच्छा मूर्ति का निर्माण आप उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो चित्रकार हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, जो घर का मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, इनमें स्थानिक बुद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे चौथा नंबर के पॉइंट, शारीरिक गतिक बुद्धि। भाई नाम से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें शारीरिक कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो शारीरिक कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक्टिंग में ज़्यादा, डांसिंग, एक्टिंग, खेल कूद इत्यादि में ज़्यादा, मनोरंजन के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति, जैसे बच्चा बड़ा होकर के या तो एक्टर बन सकता है, या फिर हीरो हीरोइन बन सकते हैं भाई, या फिर एथलीट बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, क्योंकि शारीरिक काम करने की स्किल अच्छा है उसमें, है ना। तो ऐसे व्यक्ति, शारीरिक गतिक बुद्धि ऐसे बालकों में आ जाती है। पांचवा आता है संगीतात्मक बुद्धि। अब ये जो संगीत, नाम से स्पष्ट है मेरे दोस्तों, जिसमें जिन बच्चों में संगीत के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि होती है, ऐसे बच्चे जो है, ऐसे में क्या होता है? संगीतात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है। तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो है बड़े होकर के सिंगर बन सकते हैं, इंटरटेनर बन सकते हैं, अर्थात वो सिंगिंग के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, है ना भाई। मतलब संगीत के क्षेत्र में वो तबला वादन, संगीत कला, बहुत सारे चीज़ें आते हैं इसके अंतर्गत। उस क्षेत्र में संगीतात्मक बुद्धि वाले जो बच्चे हैं आगे चल के आ सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए छठवां आता है अंतर्वैयक्तिक, और सातवां आता है अंतःवैयक्तिक। अब ये दो चीजें जिसमें आपको समझना है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, यही दो चीजें जो आपको कंफ्यूज करेगी आगे चल के। क्या होता है मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो में जब अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बताऊंगा तो उसके बाद आपको इसमें कभी भी डाउट नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आपको
समझना है उसी शब्द को लेकर। देखो, अंतर, अंतर और अंतः, एक चीज याद रखना। सबसे पहले चलिए सातवां को मैं पहले बताता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अंतः व्यक्तिक, अंतः, अंतः किसको बोलते हैं जानते हैं? हृदय को। ठीक है, हृदय को। तो जब आप स्वयं हृदय, हृदय मतलब स्वयं के साथ जब आप बातचीत करते हैं, अंतः मन से जब आप बातचीत करते हैं, स्वयं के हृदय से जब आप बातचीत करते हैं, तो वो होता है अंतः व्यक्ति। ठीक है, अर्थात जब आप दूसरों से बातचीत नहीं करते बल्कि अंतः व्यक्तिक हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं। और स्वयं से बातचीत करता है कौन? जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो कहना चाहिए धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में चले जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, वो स्वयं में लीन हो जाते हैं, अंतः विलीन हो जाते हैं, है ना। अर्थात स्वयं, अब भाई ये कहा जाता है कि ईश्वर तो हृदय में विराजमान है। कहते हैं ना भाई कि मोको कहाँ ढूंढे मैं बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मैं मस्जिद न काबा कैलाश में, है ना। मतलब अपने स्वयं के हृदय में भगवान विराजमान है। तो यही अंतः व्यक्तिक है। अर्थात जब कोई साधु संत बन जाता है, स्वयं के हृदय को झांकने लगता है, वो स्वयं से बात करने लगता है, तो वही कहलाता है आपका अंतः व्यक्तिक। ठीक है, अंतः याद रखना, हलंत लगा है। और जब किसी बच्चे में इस तरह से अंतः व्यक्तिक बुद्धि ज्यादा होगी, वो आगे चल के लोटा धर के रेंग दी बनारस धाम, है ना भाई। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, वो साधु संत बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है अंतः व्यक्तिक। और अंतर व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक को समझो तो अंतर व्यक्तिक में दूसरों से बातचीत होगी। जैसे अंतः में मैंने कहा खुद से बातचीत करते हैं, लेकिन अंतर व्यक्तिक में दूसरे से या सामने वाले से जब बातचीत किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है, तो वहां पर होता है अंतर व्यक्तिक। तो जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, वो क्या होगा, आगे चल के नेता बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बन जाते हैं। बातचीत करने में पकड़ है उनकी, अच्छा अच्छा भाषण देके, है ना, सामने वालों को क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। बड़े प्यार से बोलेगा, भाइयों एवं बहनों आप सभी झुक जाओगे। क्यों? उसमें वाक कौशल अच्छी है ना। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे आगे चल के जिनमें अंतर व्यक्तिक बुद्धि ज्यादा होगी, वो या तो सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। ठीक है, 7 प्रकार की बुद्धि हो गई। 8वां प्रकार जो 1998 में दिया गया है, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। अब इस प्रकार की बुद्धि जिन बच्चों के दिमाग में या जिस व्यक्ति में अस्तित्ववादी बुद्धि ज्यादा रहेगी, वो सवाल आएगा उसके मन में। क्या सवाल आएगा? कि मैं दुनिया में क्यों आया, इस धरती में आने का मेरा क्या उद्देश्य है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ब्रह्मांड का रचना कैसे हुआ, कलयुग क्या है। इस प्रकार के आध्यात्मिक सवाल जब उसके मन में आता है कि भगवान कौन है, भगवान का क्या काम है, क्या वास्तव में भगवान है, तब इस प्रकार की जब बुद्धि होगी उसे अस्तित्ववादी बुद्धि कहेंगे। और जिन बच्चों में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो समझ जाइए वो आगे चल के साधु संत भी बन सकते हैं और फिलोसोफर भी बन सकते हैं। वही चीजें जो अंतः व्यक्तिक में आया लगभग कोरिलेट होता है, दोनों प्रकार के गुण में रहेगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रकार जो सन 2000 में दिया था और कहा प्रकृतिवादी बुद्धि की बात कही, ये बाद में दिया गया सन 2000 में। और जब किसी बच्चे में इस प्रकार की अगर बुद्धि ज्यादा होगी, किसी भी व्यक्ति की बात कर लूं, इस प्रकार की बुद्धि अगर उसमें ज्यादा होगी, तो वो आगे चल के वो प्रकृति से जुड़ा हुआ काम उसको पसंद आएगा, उसको नेचर में रहना। देखना है आप मूवी वगैरह में देखते हैं ना, जैसे फूल का बगीचा में कोई काम करता है, हरे हरे प्लांट से रिलेटेड, साउथ इंडियन मूवी वगैरह में आप देखे होंगे। क्यों भाई? उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि ज्यादा है, इसलिए वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना। और ऐसे जो व्यक्ति है, या तो वो खेती किसानी की तरफ इंटरेस्ट आ जाता है। देखना आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग करके लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज पा रहे होते हैं, विदेश में जॉब कर रहे होते हैं, 1-2 साल काम करते हैं और उस काम को छोड़कर अपने गांव वापस आ जाते हैं और ऑर्गेनिक खेती करने लगते हैं और करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो कमाने लगते हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी इंटरेस्ट तो प्रकृति की ओर है, उनका जो उनकी रुचि जो है प्रकृतिवादी है। इस वजह से अब वो जो है उस जॉब को छोड़कर, करोड़ों रुपए के पैकेज को छोड़कर कहाँ पर आ जाता है, तो वो जो है किसान बन जाता है। तो ये होता है प्रकृतिवादी बुद्धि की वजह से। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे आगे। ये तो हो गया साथियों हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि 9 प्रकार के दिया हुआ है हावर्ड गार्डनर ने। अगर आपके क्वेश्चन में आया कि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए, 6, 7, 8, 9 ऑप्शन, तो आपको ये बताना है कि 9 दिए, लेकिन सर्वप्रथम कितने सिद्धांत थे, तो 7 सिद्धांत थे। इसको भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। अब बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत क्या होता है, इसको भी देखो। तो बुद्धि का प्रतिदर्श जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने दिया था। इसे प्रतिचयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के ये बुद्धि का सिद्धांत बना है, और इसी बुद्धि का संपूर्ण जो योग्यताओं का उपयोग न करके केवल एक ही प्रतिदर्श का उपयोग करके अपने कार्य को करने की कोशिश कोई व्यक्ति करता है। उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि आप जो है आप क्या कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, आपकी इंटरव्यू हो रही है, और आप क्या है वहां पर आपके सामने 3 व्यक्ति बैठे हैं जो आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, आप इंटरव्यू में गए हैं। ठीक है, आपके सामने 3 व्यक्ति बैठे हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका अवलोकन कर रहे हैं। तो वो तीनों व्यक्ति आपके अलग अलग बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होते हैं। ठीक है, आपकी हर एक्टिविटी पर उनका नजर रख रहा है। आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, कोई आपकी और किसी चीज पर नजर रखेगा, कोई और आपकी किसी चीज पर। तो अलग अलग क्षेत्र को जानने के लिए आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। तो यही चीजें हैं जो कि आपका बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने विरोध किया अर्थात स्पीयरमैन के विरोध में यह सिद्धांत आया था। जो स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था ना, तो उसका विरोध के रूप में यह सिद्धांत आया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे पदानुक्रमिक। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंदर से इसके ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, अभी तक पूछे जाते हैं। तो इस सिद्धांत को किसने दिया, केवल प्रतिपादक को याद रखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। पदानुक्रमिक का सिद्धांत, पदानुक्रमिक का सिद्धांत ये भी बुद्धि का ही सिद्धांत है। और फिलिप बर्नन ने 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो मानव की योग्यताएं हैं वो है पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित रूप से होती है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। और स्पीयरमैन के जी कारकों को उपविभाजन, देखो इन्होंने क्या किया, जो जनरल इंटेलिजेंसी है, सामान्य बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था ना, स्पीयरमैन ने 2 प्रकार के कारक बताए, एस कारक और जी कारक। तो स्पीयरमैन के उसी जी कारक का को उच्च स्थान पर रखा, उसी को महत्वपूर्ण माना है, और उसी को महत्वपूर्ण मानते हुए उनको विभाजित किया, उपविभाजित किया, और उन्होंने एक पिरामिड के रूप में इसको रखा, और 4 प्रकार के इन्होंने कारक दिया। क्या कारक दिया, देखो एक तो कहा सामान्य कारक, दूसरा कहा मुख्य कारक, तीसरा कहा लघु समूह कारक, और चौथा कहा विशिष्ट कारक। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब बात करेंगे कैटल का तरल तथा ठोस का सिद्धांत। देखो ये भी याद रखना, तरल एवं ठोस का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैटल ने दिया था। द्रवीकृत घनीकृत का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैटल ने ही दिया था। वही सिद्धांत है, नाम कई हैं उनके। ठीक है, तरल मोजेक का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैटल ने दिया था। तो कैटल का द्रवीकृत घनीकृत का सिद्धांत, कैटल का तरल मोजेक का सिद्धांत, कैटल का तरल व ठोस का सिद्धांत, तो कैटल ने ही दिया है। इसके अलावा फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी किसने दिया, कैटल ने ही दिया था। अब इस सिद्धांत में अवधारणा में क्या होता है, तो इसका विकास कैटल द्वारा किया गया था।
जिसका विस्तार बाद में फिर से उसके शिष्य जॉन एल हार्न द्वारा दिया गया। कैटल ने दो प्रकार की बुद्धि का बात बताया है। ठीक है, कैटल ने दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, एक तो है तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को उन्होंने जन्मजात बताया, अर्थात वो जन्म से होता है, जब हम कोई तार्किक काम करते हैं तो उपयोगी है। और ठोस बुद्धि उन्होंने दूसरा कहा, जिसको अर्जित करने वाला। जो स्पीयरमैन ने जो दो सिद्धांत दिया ना, लगभग उसी का मिलता जुलता हमको लगता है। ओके, आगे बात करेंगे मेरे दोस्तों ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर के क्या सिद्धांत है देखो, तो बुद्धि का इन्होंने भी सिद्धांत दिया। तो जेरोम ब्रूनर ने, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ब्रूनर का सिद्धांत है जो कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में जाने जाते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, मैं आगे इसको बताऊंगा। आज की क्लास में तो इस पर मैं बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट जब क्लास आएगी हमारी अगली क्लास तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ब्रूनर ने क्या कथन दिया था कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक जो है संस्कृति युक्त होता है। ब्रूनर के इस सिद्धांत को अन्वेषण का सिद्धांत, संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत का भी, इसको ब्रूनर के सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, अब ब्रूनर के सिद्धांत में तीन अवस्था उन्होंने बताया। एक तो बताया उन्होंने क्रिया निर्माण की अवस्था। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बच्चा जो है मानसिक कार्य शारीरिक कार्य सीखता है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, चिल्लाना, ये सभी कार्य जो है क्रिया निर्माण की अवस्था अर्थात पहली अवस्था में बच्चा सीखता है। जब दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहलाता है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस उम्र में संप्रत्यय, भाषा के महत्व को बच्चा समझता है। चमक क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, गति के क्या महत्व होते हैं, इसको जो है इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जो कि संकेत या चिन्ह आधारित अवस्था होती है। इस अवस्था की उम्र सीमा 7 वर्ष से 15 वर्ष होगी और इसमें बच्चा जो है तार्किक फिर विचार करने की क्षमता को विकसित कर लेता है। ठीक है, तो ये बुद्धि के सिद्धांत है जिसे कैटल ने दिया था। तो आज की क्लास में हम यही रखेंगे मेरे दोस्तों। इसके बाद जो हमारी क्लास कल की जो क्लास आएगी, जिसमें जीन पियाजे पर बात करेंगे और बहुत सारे सिद्धांत है, एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। सभी सिद्धांत को मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए इतना ही रखते हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सीजीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, या जो फ्रेशर कैंडिडेट शिक्षक भर्ती या सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रतिदिन आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाल विकास के बाद और अन्य जितनी भी टॉपिक हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।